देखिए अभी हम देख रहे हैं अप्लाइड ग्रामर। ग्रामर को यूज कैसे करें, ग्रामर का यूज किस तरह से होता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो टेंस एक टॉपिक होता है। टेंस टेंस क्या होता है, ये टाइम को शो करता है और जो वर्ब होती है वर्ब के फॉर्म को ही हम लोग टेंस कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो वो टेंस बदलता जाता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टाइम एंड टेंस के रूप में ये जाना जाता है। जब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो टेंस का ही रहेगा। टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट 3 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस 3 होते हैं। इसका एक डेफिनेशन देता हूं। बोले टेंस क्या होता है, वर्ब के फॉर्म को ही टेंस कहा जाता है। वर्ब के फॉर्म को टेंस कैसे कहेंगे, मान लीजिए मैंने कहा V1, V2, V3, V4 और V5। तो V1, V2, V3, V4 और V5 वर्ब की फॉर्म को ही हम लोग टेंस कहते हैं। हेल्पिंग अगर रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती तो नहीं आती है, वर्ब से भी फंक्शन हो जाता है। तो हम आगे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, पॉसिबल नहीं है अभी इतनी जल्दी। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी वर्ब की तरह ही फंक्शन करता है। अगर हम वर्ब में देखते हैं तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी तरह से ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है मॉडल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था सूचक वाक्य। इंग्लिश में इसकी संख्या होती है 13, 10 प्लस 3। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, going to, etc. These are called modals. मॉडल का ऑब्जेक्ट क्या है, मॉडल्स क्यों बनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं मॉडल्स को, ताकि जो सब्जेक्ट है, जो स्पीकर है, जो करता है, उसकी पर्पस को, सर्टेनिटी को, पॉसिबिलिटी को जान सके कि क्या है। मान लीजिए मैंने कहा तुम इस कार्य को कर सकते हो। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सर्टेनिटी बताता हूँ या पॉसिबिलिटी बताता हूँ। अगर मैं संभावना बता रहा हूँ तो मे का यूज करूंगा, और सर्टेनिटी बता रहा हूँ तो मैं कैन का यूज करूंगा। और अगर एडवाइस की बात करूँ, सजेशन की, तो शुड भी लगा सकता हूँ। अगर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा, ought to। अगर कंपल्सन की बात करूंगा तो क्या यूज करूंगा, मस्ट। तो इस तरह से मॉडल वर्ब होती है। इस मॉडल वर्ब को आवश्यकता होती है वर्ब की बेस फॉर्म की। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, मतलब V1 को हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म कहा जाता है वर्ब की। तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है मॉडल वर्ब के बाद। जो मॉडल वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही फंक्शन करती है। इनकी संख्या होती है बेसिकली 13। 3 जो होती है वो सेमी मॉडल वर्ब होती है। 10 जो होती है वो कंप्लीट या एब्सोल्यूट मॉडल वर्ब्स होती हैं। 3 जो होती हैं उनमें हम लोग बोल सकते हैं नीड, डियर और यूज टू। ये इनको हम बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, इनको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट या कंप्लीट मॉडल वर्ब। सेमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है और मॉडल वर्ब्स की तरह भी फंक्शन करती है, दोनों तरीके से फंक्शन करती हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा मॉडल्स के बाद आता है वॉइस। ये 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी मेंस में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस वॉइस के आते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। एक्चुअली वॉइस के क्वेश्चन वो मुख्य रूप से 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है एसरेटिव से, एक पूछता है ये इंटेरोगेटिव से, और एक आता है इंपरेटिव से। ये 3 जगह से हमें वॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि वॉइस क्यों पढ़ें, क्या जरूरी पड़ रही है। जब एक्शन को एम्फिसाइज किया जाता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जब एक्शन को ही जोर दिया जाता है कि मेरे द्वारा इस कार्य को किया जाता है, सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा नियमित रूप से क्वेश्चंस को लर्न किया जाता है, किया जा रहा है, किया जाएगा, किया जा चुका है, इत्यादि को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। कहां पर, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है हमारा 4th टॉपिक नरेशन।
इसको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच इसमें होता है। तो मैं आपको बताता हूं, नरेशन जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ऑडियंस के द्वारा एज इट इज यूज किया जाता है तो उस नरेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला भाग होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। और जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ऑडियंस के द्वारा अपने शब्दों में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और किसी कंजंक्शन से दोनों को जोड़ देते हैं, दैट से, टू से या WH वर्ड्स से। तो ये होता है नरेशन। इसके लिए सेंटेंस के टाइप्स का जानना बहुत जरूरी है। सेंटेंस के टाइप्स होते हैं 5 जो मीनिंग के आधार पर होते हैं, एसरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। अगर ये 5 सेंटेंस के टाइप्स हमें पता है तो हम आसानी से नरेशन को कर सकते हैं। इसमें प्रोनाउन का बहुत यूज किया जाता है। प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन, लिसनर को सेकेंड पर्सन, अदर को थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे आई और बी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यू को सेकंड पर्सन बोलते हैं, ही सी इट दे को थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये प्रोनाउन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। नरेशन ये MPSI, SSC, वॉइस और नरेशन दोनों सभी एग्जाम्स, CDS सभी एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। यहां से 5वां क्वेश्चन है हमारा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स इसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या मात्रा को निर्धारित करता है उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ किताबें हैं, सम बुक्स, तो बुक्स तो नाउन है और सम क्या है इसका डिटरमिनर्स। एक तरह से ये एडजेक्टिव ही डिटरमिनर्स को मॉडर्न इंग्लिश में क्वांटिफायर्स या डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास मैनी बुक्स हैं, मेरे पास 5 बुक्स हैं, तो हमेशा डिटरमिनर्स जो होता है वो नाउन के ठीक पहले आता है, नाउन को ही डिफाइन करता है डिटरमिनर्स। देखिए सम कुछ, मैनी कई, 5। अगर मैं 5 की बात करूं तो ये डेफिनेट नंबर होता है। डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर, नंबर 2 प्रकार के होते हैं। जिससे निश्चित संख्या का पता चलता है उसको डेफिनेट नंबर, और जिससे निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उसे हम इनडेफिनेट नंबर कहते हैं। इनडेफिनेट नंबर है मैनी। तो ये जो टॉपिक पढ़ेंगे MPSI में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं डिटरमिनर के, और सभी एग्जाम्स में आता है। सम, मच, मैनी, एनी, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनफ एटसेट्रा आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। 6वां हमारा डिटरमिनर्स। क्लॉज। क्लॉज से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉज का काम क्या होता है, 2 वाक्य आते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, या फिर एक इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। इन दोनों को जिस सबसे जोड़ा जाता है उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक कंजंक्शन होता है हमारा सबऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो 2 प्रिंसिपल वाक्यों को जोड़ता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो एक प्रिंसिपल को और एक सबऑर्डिनेट को जोड़ता है। एक प्रिंसिपल को और एक सबऑर्डिनेट को, जिसका दूसरा नाम होता है एक इंडिपेंडेंट को और एक डिपेंडेंट को जोड़ने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। और वो 2 वाक्य होते हैं। क्लॉज का डेफिनेशन तो मैंने दिया था ना आप लोगों को कि कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज हो सकता है। मींस हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि जो क्लॉज होता है उसका मीनिंग कंप्लीट होता भी है और नहीं भी होता। वो कंप्लीट मीनिंग देता भी और नहीं भी देता क्लॉज। 7 टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ये भी आता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा टॉपिक क्वेश्चन टैग। जरूरत क्या पड़ रही है भाई, पूरा सेंटेंस रिपीट ना करके यस नो के माध्यम से हम लोग इसमें आंसर देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें शॉर्ट क्लोज की आवश्यकता पड़ती है। शॉर्ट क्लोज मीन सब्जेक्ट और वर्ब। जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन रन्स इन द ग्राउंड। मोहन कहाँ रन करता है, ग्राउंड में।
मैटर नहीं करता है इसमें। क्वेश्चन टैग को मतलब होता है सब्जेक्ट से और वर्ब से। क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदला जाता है। इसकी सबसे मेन जो खासियत है, विशेषता है, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाता हूं तो कॉमा लगा के इसमें बनेगा डजंट ही। डजंट ही, बोले ये ही कहां से आ गया? इसमें हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में, हमेशा। और ये इसमें शॉर्ट क्लॉज, अब आप बोलेंगे शॉर्ट क्लॉज कैसे हो गया? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को शॉर्ट क्लॉज कह सकते हैं कि नहीं? क्लॉज हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, और क्वेश्चन मार्क का साइन और कॉमा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टैग्स। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्शन। इन्वर्शन, इन्वर्शन ये क्या होता है? जनरली इसका प्रयोग पूरे स्टेटमेंट को एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा ओनली यस्टरडे, यहां से लिखो, ओनली यस्टरडे ही वेंट टू मार्केट। ये गलत है। क्या गलती है इसमें? अगर आप एडवर्ब फ्रेज हैं, एडवर्ब फ्रेज, तो उसके बाद हम लोग हमेशा एडवर्ब फ्रेज के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग, देखिए एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, ये रूल है इसका बेसिक। एडवर्ब फ्रेज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। क्योंकि इन्वर्सन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लीट इन्वर्सन, एक होता है पार्शियल इन्वर्सन। जो कंप्लीट होता है उसमें पूरा सब्जेक्ट, मतलब इन्वर्सन मतलब उल्टा पुल्टा पूरा चेंज हो जाता है, स्टेप्स का, सब्जेक्ट वर्ब का और ऑब्जेक्ट का पूरा पोजीशन चेंज हो जाता है इसमें। तो इन्वर्सन दो प्रकार के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। तो देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इसका सही बनेगा ओनली yesterday did he go to market। ये सही है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं हुआ, ये केवल इतना बता रहा है कल ही तो बाजार गया था, ज्यादा टाइम नहीं उसको बाजार जाए हुए, कल ही बाजार गया था। इसका मीनिंग ये निकल रहा है ओनली यस्टरडे डिड ही गो टू मार्केट। ओनली यस्टरडे ही वेंट टू मार्केट गलत है। या तो फिर हम इसको सिंपल वे में यूज करें कि ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे या ओनली यस्टरडे। तो ये होता है हमारा इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है? सबसे पहले एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। दो प्रकार के होते हैं इन्वर्सन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्सन, एक होता है पार्शियल इन्वर्सन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट है हमारा मूड्स या मूड्स ऑफ द वर्ब, या वर्ब मूड्स होती हैं ये वर्ब के मूड्स। इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है उसको बताने के लिए जिन वर्ब्स का यूज किया जाता है उन्हें हम मूड वर्ब्स बोलते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, मूड वर्ब तीन प्रकार के। मूड दूसरे होते हैं हमारे मूड, तीसरी होती है सब्जंक्टिव मूड या सब्जेक्टिव मूड। ये दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव। बहुत अच्छे से वो डिटेल में डिस्कस कराऊंगा मैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। मूड्स को एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो एसएससी में आता है, एसआई में तो एक आधी क्वेश्चन आता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आपकी मदद करता, इफ आई वर, तो वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प यू, आपने बहुत सुना होगा ये वाला क्वेश्चन। यदि मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता, ये क्वेश्चन है। ये इट इज़ हाई टाइम, राइट टाइम, अबाउट टाइम जो आता है ना, उसके बाद हम लोग V2 का यूज़ करते हैं, वह भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड का ही क्वेश्चन होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट, इंपरेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। तो मूड्स जो वर्ब होती हैं, वर्ब के मूड्स हैं इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जंक्टिव मूड्स। इंडिकेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब, और इंपरेटिव का मतलब डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट सजेशन, डायरेक्ट रिक्वेस्ट को जो बताता है उसे हम लोग इंपरेटिव मूड कहते हैं, जो कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारा पॉजिटिव वर्ब।
कॉजेटिव वर्ब्स। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जेक्टिव मूड वर्ब के एट्रीब्यूट को, स्पीकर का जो एट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग मूड वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारा कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब क्या है इसका काम? ये सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को ना करके किसी और से जब कोई काम करवाया जाता है तो मैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। जैसे मोहित के द्वारा एक किताब लिखी जा रही है, ये तो हो गया मोहित के द्वारा लिखी जा रही है, पैसिव वॉइस। मैं मोहित से एक किताब लिखवा रहा हूँ। उसने राम से पत्थर फिकवाया, उसने मोहन से अंग्रेजी बुलवाई। खुद काम ना करके किसी और से काम करवाया या कोई कार्य दूसरी के द्वारा करवाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरणात्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें इंकरेज किया जाता है ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए सामने वाले को, तो उसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। ये मुख्य रूप से 5 तरीके से बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन वो गेट से आता है। 2 भागों में डिवाइड करें, गेट, हैव और मेक। ये 3 तो आपको लर्न करना। 2 और भी हैं, वो भी ईजी हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत यूज करते हैं हम लोग, लेट और हैव। लेट हो गया, हेल्प, हेल्प, ये होते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। गेट, हैव, मेक, हेल्प और लेट, ये कॉजेटिव वर्ब्स होती है। ये डिटेल में पढ़ेंगे, कम से कम 2-3 दिन का लेक्चर रहेगा इसका कॉजेटिव वर्ब का। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वोकेबलरी। इसमें वोकेबलरी का सेगमेंट भी हम लोग कवर करते हैं कि वोकेबलरी में क्या आता है जनरली। देखिए वोकेबलरी में हम लोग वन वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं वन वर्ड्स। वन वर्ड क्या होता है? अनेक शब्दों का एक शब्द। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा SHOAL, सॉल। क्या होता है ये सॉल? सॉल मतलब होता है मछलियों का समूह, ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सॉल। स्वार्म, ग्रुप ऑफ वीज, मधुमक्खियों के समूह को हम क्या कहते हैं? वन वर्ड में स्वार्म कहते हैं। जैसे एक वर्ड और है वेवी, ये लड़कियों का जो समूह होता है या महिलाओं का, वेवी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड वेवी। इसको बोलते हैं हम लोग वन वर्ड्स। सॉल, स्वार्म, बेबी, ऐसे ढेरों वर्ड्स हैं। फोबिया हैं, मैनिया हैं, साइट्स हैं, लॉजी हैं, इस सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्रशी हैं, अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, है ना, प्लूटोक्रेसी, सब वन वर्ड्स में आएगा। फोबिया, मैनिया, साइड है, नाइन, ये सभी वन वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो शॉल है, स्वार्म है, वेवी है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा वॉइस। वॉइस, आप कोई सोचे वॉइस मीन्स ये होता है समुद्री यात्रा। असी जर्नी, वन वर्ड में क्या बोलते हैं हम इसको? असी जर्नी। तो वॉइस का मतलब होता है सी जर्नी। वेवी का मतलब गर्ल्स का ग्रुप। स्वार्म का मधुमक्खियों का, और सॉल का मछलियों का झुंड जो होता है उसको हम लोग शॉल बोलते हैं, शॉल। तो ये मैं आपको प्रॉपरली उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग वन वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है इडियम। इडियम क्या होता है? ये मुहावरा होता है और इसमें अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है किसी को डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, तो हॉर्स मतलब काला नहीं है। कोई सोचे डार्क हॉर्स का मतलब काला घोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क मतलब, यहाँ पर डार्क हॉर्स का मतलब है पर्सन जो अपने टैलेंट को हाइड करके रखा है, हिडन टैलेंट। द पर्सन हु possesses हिडन टैलेंट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। और भी बहुत सारे हैं। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया है तो बोल्ड फ्रॉम ब्लू, सब लोग बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो गए। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक आई प्राकृतिक आपदा को हम बोलते हैं इडियम। तो ये होता है इडियम। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका फ्रेजेस वर्ब या फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है हमारा, इसको हमें प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब, देखिए जैसे मैंने लिखा पुट एक्रोस। पुट एक्रोस, किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करना, पुट एक्रोस। कम एक्रोस, कम एक्रोस, अचानक किसी से मुलाकात हो जाए कहीं पर, कम एक्रोस, पुट एक्रोस। ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, ब्रेक विद, सेट ऑन, सेट आउट, सेट डाउन,
इत्यादि को हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे एक बहुत एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलता है डील इन, डील विद। क्या अंतर है दोनों में? डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड करना, कोई बिजनेस करना, और डील विद का मतलब होता है लोगों से अच्छा बिहेवियर करना या डील करना। डील विद मतलब बिहेवियर करना, बिहेव करना। डील विद करना मतलब व्यापार करना। ये होती है फ्रेजल वर्ब, एडियम और फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब की जगह एक फंक्शन करेगा, बीच में ही आएगा, पर ये इसका प्रपोजिशन की मदद से हम इसको बनाते हैं। जनरली प्रपोजिशन तो है ये, पुट अक्रॉस, कम अक्रॉस, डील इन, डील विद, डील आउट, डील आउट, दीज इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं हम लोगों को एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। फोर्थ वन, एंटोनिम्स एंड देखिए स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं कि हम वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सबसे ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ाने वाला एकेडमी है राइज एकेडमी। हम सबसे ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, बहुत ही ज़्यादा। तो वोकेबलरी तो आपको करना ही पड़ेगा, मस्ट है ये। ऑल्दो ये जो सेगमेंट है वोकेबलरी का वो लर्निंग होता है, आपको खुद को लर्न करना पड़ता है, फिर भी अगर कोई फोर्स करता है तो हम लोग लर्न कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स ये प्रॉपरली मैं आपको बताता रहूँगा, एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ऐसे बहुत हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक वर्ड है जेनिथ। क्या होता है जेनिथ का मतलब? हाईएस्ट पॉइंट। और इसका अपोजिट क्या होगा? नादिर, नादिर, NADIR। तो जेनिथ मतलब होता है पीक है, पिनेकल है, समिट है, ना बॉटम है, लोएस्ट पॉइंट है, अवेशमेल है। ये होता है एंटो और साइनोनिम्स। तो ये हमें प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेंगे, ये लर्न करने पड़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक है हमारा, जो अभी व्यापम में कुछ एग्जाम्स हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे रिलेटेड मैं अभी आपको बताता हूँ। होमोफॉन्स और होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या अंतर है दोनों में, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, जो होमोफॉन्स होता है ना, उसमें केवल साउंड मैच करता है, सिर्फ साउंड एक होता है। साउंड एक होता है, किसी वर्ड का साउंड एक होता है, मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग होती है। किसमें? होमोफोन्स में। जबकि होमोनिम्स में क्या होता है? एक ही वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया रोज, रोज। इस वर्ड के दो मीनिंग होंगे, रोज के दो मीनिंग होंगे। एक होगा इसका मीनिंग गुलाब, और एक होगा इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म उठना, ऊपर आना, रोज। राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है। तो ये हो गया होमोनिम्स। क्या डेफिनेशन होगी इसमें? एक वर्ड होता है, उसका स्पेलिंग और साउंड सेम होता है, सिर्फ मीनिंग अलग होता है, मीनिंग अलग होता है, सिर्फ मीनिंग अलग होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का मैं लिस्ट कराऊंगा यहाँ पर, पूरा प्रॉपर्ली आपको रीड कर स्टडी करेंगे हम लोग। जैसे एड्रेस एक वर्ड है, एड्रेस का मतलब होता है पता ठिकाना, और एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। एड्रेस का मतलब पता ठिकाना होता है, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। जैसे एक वर्ड है राइट, RIGHT, राइट। राइट का मतलब होता है एक तो सीधा, राइट हैंड बोल देते हैं कई बार। एक राइट का मतलब होता है हमारा अधिकार। तो वो कैसा वर्ड है? होमोनिम्स है। मतलब एक वर्ड है, उसकी स्पेलिंग और साउंड सेम। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड आपको, जैसे काइट है, कैट है, वेट है, BAT वेट। क्रिकेट है, क्रिकेट। देखिए, काइट का मतलब पतंग और चील, बैट का बल्ला और चमगादड़। क्रिकेट के दो मीनिंग, झिंगुर और एक खेल का नाम भी है। इसी तरह से जैसे आप क्वेश्चन है कि होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स में साउंड एक होता है, मीनिंग और स्पेलिंग अलग होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसको थोड़ा सा। देखिए, होमोफोन्स जैसे एक वर्ड है काउंसिल, काउंसिल।
देखिए दोनों का साउंड एक ही है बट मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। काउंसिल की ये एमपीएसआई में आया हुआ वर्ड है। इस काउंसिल का मतलब होता है परिषद और इस काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, या काउंसलर सुना होगा आपने, सलाह देना। ये जो है का मतलब कलेक्टिव नाउन है, ये परिषद, परिषद समूह। इसी तरह से और भी होमोफोन्स हैं जैसे स्टोरी। इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी। स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। और स्टोरी का मतलब क्या होता है? मंजिल। कौन सा? सेकंड, फर्स्ट स्टोरी मंजिल होती है इसका मतलब। ऐसे ही एक वर्ड हो रहा है टेल, TAIL, टेल, TELL टेल, TA टेल, TALE टेल। देखिए साउंड देखिए आप, तो तीनों का एक ही साउंड है टेल, लेकिन इस टेल का मतलब होता है पूंछ, इसका मतलब कहना, वर्ब है ये, और इसका मतलब कहानी, स्टोरी, कहानी, स्टोरी। टेल, टेल और टेल। देखिए ये टेल मतलब पूंछ, ये टेल मीन्स कहना, ये वर्ब है, और जो टेल है ये कहानी, स्टोरी होती है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये होती है मंजिल, किस मंजिल पर आप रहते। स्टोरी, STORY। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक वर्ड है प्रिंसिपल है, कैनन है, प्रिंसिपल है, कैनन है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। वेट है, WET, WAIT, BAT, एटसेट्रा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों को वोकेबलरी में, करेक्ट और इनकरेक्ट का। करेक्ट और इनकरेक्ट से भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है। जैसे स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, इसमें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक पूछता है वो करेक्ट स्पेल कौन सा है, और एक पूछता है इनकरेक्ट स्पेल कौन सा है। इनमें से कई बार पूछता है इनकरेक्ट बता दो चार में से, और कई बार पूछता है एक कोई सा भी करेक्ट फाइंड आउट करके बताइए। जैसे एक वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, ओकेजन। इसको हम चार तरीके से लिख सकते हैं। You have to find out which one is correct. A, बताइए कौन सा वाला सही है। OCCASION, OCASION, OCASION, चारों वाला के कुछ ना कुछ अंतर है सभी में। OCASSION, दिस वन इज करेक्ट। OCCASIN करेक्ट, इसका मतलब होता है अवसर, ओके सर। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।